गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे वुड का घोषणा पत्र यानी वुड डिस्पैच। 1854 में वुड डिस्पैच दिया गया था, वुड का घोषणा पत्र आया था। वुड का घोषणा पत्र आज हम पढ़ेंगे कि ये घोषणा पत्र क्या है, क्यों इसे भारतीयों शिक्षा के हित में देखा जाता है। भारतीयों के लिए एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था के रूप में भी हम इसको मानते हैं। वुड का घोषणा पत्र यानी वुड डिस्पैच जो 1854 में पारित किया गया था। क्या इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हमेशा वीडियो डालते रहते हैं उसमें, और आपको वह वीडियो मिल जाए इसके लिए प्लीज़ हमारा जो चैनल है पूर्वांचल क्लासेस, मनोज सर पूर्वांचल क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज हम शुरू करते हैं वुड का घोषणा पत्र। यानी देखिए, भारतीय शिक्षा में परिवर्तन के लिए जो आमूलचूल परिवर्तन होना था, भारतीय शिक्षा में कुछ परिवर्तन होने थे, उन परिवर्तनों के लिए, उन आमूलचूल बहुत मामूली परिवर्तनों के लिए 1853 में यानी 1853 में एक कंपनी के आज्ञा पत्र में पुनः विचार करने के लिए दिया गया। यानी एक ऐसा अवसर आया जो पुनः विचार करने के लिए, किस पर, एक आज्ञा पत्र था, आज्ञा पत्र पर पुनः विचार करने के लिए, वो भी भारतीयों की शिक्षा के संदर्भ में पुनः विचार करने के लिए एक आज्ञा पत्र पारित किया गया। और इसके जो प्रमुख सदस्य होंगे, यानी इस आज्ञा पत्र पर पुनः विचार करने के लिए जो हमारे वुड थे, वुड साहब थे, चार्ल्स वुड थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। उन्होंने ही इस 1853 के जो विचार आज्ञा पत्र थे उस पर विचार प्रस्तुत किया और उस पर उन्होंने विचार क्या दिया। देखिए, इनका जो विचार था बहुत ही सराहनीय विचार रहा। शिक्षा के संदर्भ में, भारतीयों के हित के संदर्भ में इन्होंने भारतीयों पर विशेष बल दिया कि भारतीयों की शिक्षा कैसे बनाई जाए, है ना। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो ये वुड का घोषणा पत्र आया उसकी चर्चा जो हुई, जो चर्चा पर चर्चा की गई है, जो उद्देश्य निर्धारित किया गया, वह उद्देश्य मुख्यतः 5 बिंदुओं में हम स्पष्ट करते हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम का अभाव है, समय बहुत कम है, परीक्षाएं नज़दीक हैं, इसलिए आप मेन चीज़ें जानें कि ये जो वुड का घोषणा पत्र था 1854 में लागू किया गया था, इसके चर्चा या उद्देश्य क्या थे या क्यों वुड की घोषणा पत्र लाई गई। तो सबसे पहला उद्देश्य जो था वो शिक्षा नीति के संगठन का उद्देश्य था। देखिए, शिक्षा नीति के संगठन का उद्देश्य क्या होता है। शिक्षा नीति के संगठन का उद्देश्य का मतलब होता है कि भारतीयों के नैतिक एवं भौतिक विकास के लिए, भारतीयों के नैतिक एवं भौतिक विकास के लिए जो कुछ भी आवश्यक शिक्षा को सबसे प्रमुख माना जाता है कि हम शिक्षा के माध्यम से ही भारतीयों का नैतिक व भौतिक विकास कर सकते हैं, सामाजिक विकास कर सकते हैं, सांस्कृतिक विकास कर सकते हैं। तो इन्होंने भी कहा कि यदि हम भारतीयों का विकास करना चाहते हैं, भारतीयों के लिए शिक्षा व्यवस्था देना चाहते हैं, तो हम अपनी नीति को संगठित करें। यानी नैतिक विकास के लिए, भौतिक विकास के लिए जो कुछ भी आवश्यक हो वह किया जाए, और उस आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व सरकार का होगा। यानी जो भी कंपनी है जो शासन कर रही है उसका दायित्व होगा। और इस दायित्व को स्वीकार करते हुए घोषणा पत्र में क्या कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बोला गया था, प्लीज ध्यान से देखें और कॉपी में नोट कर लें इसको। वह क्या घोषणा पत्र में क्या उल्लेख किया गया, कोई भी अन्य विषय हमारे ध्यान को इतना आकर्षित नहीं कर सकता। समझ रहे हैं, कोई भी अन्य विषय हमारे ध्यान को इतना आकर्षित नहीं कर सकता जितना कि शिक्षा कर सकती है। याद रखें कि कोई भी विषय हमारे ध्यान को इतना आकर्षित नहीं कर सकता जितना कि शिक्षा कर सकती है। यह हमारा एक पुनीत कर्तव्य है कि हम भारतीयों के निवासियों को उस नैतिक एवं भौतिक समृद्धि से युक्त करें। यानी ये हमारा एक पुनीत कर्तव्य होगा कि हम भारतीयों को उस नैतिक, जो हमारा कर्तव्य था, नैतिक और भौतिक समृद्धि से हम उनको युक्त करें जो उपयोगी हो। यानी ज्ञान के समान विस्तारण, यानी जो ज्ञान की प्रक्रियाएं हैं वो फैलती हैं, कैसे फैलाए जाएं, उसको कैसे लोगों तक पहुंचाई जाएं, जिससे हम या ये
हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, यानी इंग्लैंड की बात की जाए, जो इंग्लैंड की शिक्षा व्यवस्था है उन्हीं के भांति भारत की भी शिक्षा व्यवस्था हो सके, भारतों का भी विकास हो सके, भारत के वासियों का भी विकास हो सके। ठीक, इसलिए उनकी शिक्षा नीति के संगठन का एक उद्देश्य रखा गया। ठीक है, दूसरा क्या आता है, शिक्षा का माध्यम। बहुत ही अच्छी चीज है, इन्होंने कहा, देखिए इन्होंने यानी मैकाले की जो शिक्षा नीति थी, मैकाले की शिक्षा नीति में अंग्रेजी को सबसे प्रबल माना गया था। उसी के विरोध में, चूंकि भारतीयों ने भी उसका विरोध किया था कि हमारी जो शिक्षा है, हमारे लिए जो शिक्षा दी जा रही है वो हमारी भाषाओं में होनी चाहिए, तभी हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की, हमारे देशवासियों का विकास हो सकेगा। ठीक है, तो इन्होंने यानी वुड डिस्पैच ने शिक्षा का माध्यम क्या बताया, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को रखा, कि अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाएं भी होंगी। इसके संबंध में उनका क्या कथन था, कथन नोट करिए, अंग्रेजी भाषा को वहीं पढ़ाया जाएगा जहां उसकी मांग हो। समझते हैं बात को, कि अंग्रेजी भाषा को हम वहीं पढ़ाएंगे जहां उसकी मांग होगी, परंतु अंग्रेजी का शिक्षण उस जिले का देसी भाषा के अध्ययन के साथ साथ संयुक्त किया जाए। अंग्रेजी भाषा की जो शिक्षा है उस जिले की देसी भाषाओं के साथ साथ दिया जाए। और देखिए क्या कहा, कि हम अंग्रेजी भाषा तथा देसी भाषाओं के यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए माध्यम के रूप में देखना चाहते हैं, एवं हमारी इच्छा उन्हें साथ साथ भारत के सभी स्कूलों में पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाए, ताकि सभी का विकास हो सके, भारतीयों का भी विकास हो सके। ठीक है, तो माध्यम समझ में आया, माध्यम यानी अंग्रेजी के साथ साथ देशी भाषा यानी क्षेत्रीय भाषाओं पर इन्होंने बल दिया था। तीसरा पॉइंट आता है अध्यापकों का प्रशिक्षण। अध्यापकों का प्रशिक्षण यानी इनका मानना था कि अध्यापकों को भी प्रशिक्षित किया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए। अब अध्यापकों का प्रशिक्षण देने के पक्ष में ये थे। अब इनका क्या विचार क्या था, कि इस संबंध में ग्रेट ब्रिटेन में प्रचलित जो योजनाएं हैं वह भारत में लागू की जाए। ब्रिटेन में जो प्रचलित योजनाएं हैं शिक्षा के संदर्भ में वह भारत में भी लागू किया जाए, यानी भारत भी उसे अपनाए, तभी सबसे अच्छा होगा, सबसे सर्वोत्तम होगा। ठीक, इस योजना में मुख्यतः छात्र अध्यापकों का चयन किया जाए, छात्र अध्यापकों का चयन किया जाए, फिर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, प्रशिक्षण भत्ता दिया जाए, और उपयुक्त यदि प्रशिक्षण भत्ता प्राप्त करने में भी उपयुक्त पाए जाते हैं तो उन्हें नॉर्मल स्कूलों में भेजे जाएं। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद प्रमाण पत्र दिया जाए, फिर प्रमाण पत्र जब वो प्राप्त कर लें तो उन्हें शिक्षक के पद पर रखा जाए तथा एक अच्छा वेतनमान दिया जाए, ताकि उनका विकास हो सके और साथ ही साथ वह पूरे समाज का विकास कर सके। इसके लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया। अगला पॉइंट आता है जन शिक्षा का प्रसार। जन शिक्षा का प्रसार क्या है, अब देखिए, जन शिक्षा के प्रसार के पक्ष में भी थे हमारे वुड साहब, चार्ल्स वुड जी। जन शिक्षा के प्रसार के संबंध में इन्होंने विशेष महत्व को स्वीकार करते हुए क्या कहा, कि हमें अपना ध्यान अब एक महत्वपूर्ण और अधिक उपेक्षित प्रश्न की ओर ले जाना चाहिए। ये अपने वुड डिस्पैच में, घोषणा पत्र में ये कहते हैं कि अब हमें अपना ध्यान एक महत्वपूर्ण एवं अधिक उपेक्षित प्रश्न की ओर निर्देशित करना चाहिए। हमें यह देखना होगा कि हमें यह देखना होगा कि शिक्षा की प्राप्ति से वंचित व्यक्तियों के बड़े समुदाय को उपयोगी एवं व्यवहारिक ज्ञान कैसे दिया जाए। ठीक, हम चाहते हैं कि भविष्य में इस उद्देश्य के लिए सक्रिय जो सरकारी संस्थाएं हैं वह आगे आएं और भारतीयों के हित के बारे में सोचें। ठीक, ये जन शिक्षा यानी जन सामान्य लोगों का, जन साधारण लोगों का भी विकास हो सके, जन साधारण लोग भी शिक्षा प्राप्त कर सके, जन साधारण लोगों के लिए भी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। ठीक है, अगला पॉइंट आता है बौद्धिक, आर्थिक, नैतिक विकास। अब देखिए, इनका मानना था, यानी वुड डिस्पैच, वुड के घोषणा पत्र में एक स्पष्ट लिखा हुआ है कि
हम इस तरह की शिक्षा व्यवस्था करें या कंपनी इस तरह की शिक्षा व्यवस्था भारतीयों के हित को देखते हुए करे कि भारतीयों का भी यानी भारतीय लोगों का, भारतीय निवासियों का भी बौद्धिक, आर्थिक और नैतिक विकास हो सके। यह सारा दायित्व जो है वह कंपनी का होगा। कंपनी इसके दायित्व को लेकर जो है कार्य करेगी। इसके अलावा भी उन्होंने कहा था धार्मिक शिक्षा सरकारी संस्थाओं में स्वैच्छिक होगी, यानी यदि आप कोई व्यक्ति धार्मिक शिक्षा लेना चाहता है, वह सरकारी संस्था से लेना चाहता है तो उसकी शिक्षा अगर वह चाहे तो ले सकता है, अदरवाइज एक समान शिक्षा के तहत वह अध्ययन कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा को भी इन्होंने प्रोत्साहित किया था। बहुत अच्छी बात कही थी कि महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी हो, इसके लिए प्रोत्साहन राशि दी जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। तो इस तरह से जो है ये वुड की घोषणा पत्र आया 1854 में, जो भारतीय शिक्षा का एक अच्छा युग माना जाता था कि ये भारतीय शिक्षा का एक ये अच्छा युग है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहीं तक अपना वीडियो रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।